हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। वैसे तो हरियाणा कांग्रेस हमेशा से गुटबाजी की शिकार रही है, कभी हुड्डा गुट, कभी तंवर गुट, तो कभी सैलजा गुट। कई सालों से अक्सर प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता में खींचतान दिखाई देती रही है। ताजा मामले में विवाद तब पनपा जब हुड्डा समर्थित विधायक दिल्ली में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। हालांकि संगठन की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, लेकिन फिर भी सियासी गहमागहमी जारी है। वैसे तो वक्त बेवक्त हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी सामने आती रहती है, लेकिन अक्सर आलाकमान के दखल के बाद इसे शांत करा दिया जाता है। बीते दिन से लगातार ये खबर मिल रही थी कि कांग्रेस के अशांत विधायक दिल्ली आलाकमान से प्रदेश संगठन में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं और सभी मिलकर काम कर रहे हैं। एक जो तुलना आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य है, सब कुछ बहुत स्थिर है। कल मैं झज्जर जा रहा हूँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने, और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गति के साथ। 10 को मैं भिवानी में हूँ और इसी तरीके से कार्यक्रम लगे हुए हैं। मुद्दा जहाँ तक है वो एक तो यही था कि कोरोना जो चला है, कोरोना महामारी, और नंबर 2 जो किसान आंदोलन चला है हरियाणा के अंदर, और नंबर 3 जो चौटाला साहब जो जेल से बाहर आए हैं। इन तीनों बातों को लेकर के हमारे साथियों ने वहाँ ये बात रखी है कि एक तो जो मौजूदा जो संगठन तैयार किया जा रहा है उसके अंदर जो हमें पता चला है कि भाई जो MLA हैं या एक्स MLA हैं या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, हार गए हैं, वही उनको संगठन में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। दरअसल तनाव की खबर तब उड़ी जब पंचायत चुनाव से पहले सोमवार को हुड्डा गुट के समर्थक विधायक मोहम्मद इलियास, आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, BL सैनी समेत कई और विधायकों ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की थी, और आज भी पूर्व CM के साथ सभी 8 विधायक विवेक बंसल से मिले। हालांकि कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इसे रूटीन मुलाकात बताया और कहा संगठन की मजबूती और सरकार को घेरने की रणनीति के तहत उन्होंने ये मुलाकात की है। कोई किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हम लोग जो सब विधायक हैं, सबका ध्येय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही है, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जिस हिसाब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, CLP लीडर है, और आज हरियाणा में जो है लोग BJP और JJP से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और वो कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी हमें समय दें ताकि हम किस प्रकार से और ज्यादा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें। उसी के लिए हम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जहां कांग्रेस विवाद पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है, तो वहीं BJP कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। अनिल विज से लेकर पार्टी के कई बड़े नेता इस पर लगातार चुटकी ले रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश संगठन पर ही नहीं बल्कि दिल्ली दरबार तक पर सवाल उठा रहे हैं। दलित परिवार की एक बेटी यहाँ की अध्यक्षता कर रही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि कितने महीनों से उनको संगठन की संरचना ही नहीं करने दी जा रही। तो इस प्रकार की जो स्थिति, इतना बड़ा अनुसूचित जाति वर्ग है, उन परिवारों से वो लोग आए थे, सामान्य परिवारों से आने वाले लोग, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार से जब उनको नेतृत्व पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सौंपा है, तो संगठनात्मक संरचना खड़ी करते हुए अच्छा संगठन चला सकते हैं। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में जाट वोट को साधने वाले नेता माने जाते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी के तौर पर 32 सीटें हासिल की थी। साथ ही BJP को बहुमत के आंकड़े से दूर रखा था। हालांकि BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और JJP संग गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जाट वोट पर एक तरफा जीत हासिल की थी और पार्टी को अपनी मजबूती का एहसास कराया था। कहने को तो आलाकमान की तरफ से यही कहा जाए कि सब कुछ ठीक है,
लेकिन कहीं न कहीं हुड्डा और सैलजा के बीच बीते कई सालों से चला आ रहा खिंचाव का सिलसिला अक्सर खुलकर सामने आ जाता है। पार्टी इस खाई को पाटने की कोशिश करती है और कई मौकों पर वो एक दूसरे की तारीफ करते भी नजर आते हैं, लेकिन फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले पंचायत चुनाव में क्या कांग्रेस अपने नेताओं को एक मंच पर रख पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस की अंदरूनी कला अब निकलकर सामने आने लगी है। प्रदेश से ये बात अब सेंट्रल में पहुंच गई है, आला कमान तक पहुंच गई है और ये कोशिश की जा रही है जो कि अंदरूनी जो गुटबाजी हो उसको खत्म किया जाए। हालांकि जो विधायक वहां पर महासचिव से मुलाकात कर रहे हैं या आला कमान के पास अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जरूर कर रहे हैं कि संगठन में विस्तार को लेकर ये बातचीत हो रही है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन पर अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इसी पर हम आज ये सवाल लेकर हाजिर हैं कि गुटबाजी झांकी है, विवाद अभी बाकी है, क्या अभी विवाद बाकी है, और इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के हमारे जो मेहमान हैं उनसे पहले आपको फटाफट मिलवा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप नरूला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। और मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ सबसे पहला सवाल मनीष खटाना जी से ही है। मनीष खटाना जी, ऑल इज वेल है? सब बढ़िया है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। सब कुछ ठीक है, तो फिर यह मामला दिल्ली क्यों पहुंच गया है? देखिए, संगठन के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सभी विधायक अपने नेता के पास वहां पहुंचे हैं और आने वाले समय में हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ब्लॉक के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं। तो वो चुनाव सिंबल पे लड़ाया जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, तो उसी पे चर्चा को लेकर सभी विधायक एकजुट हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने नेता से मिल रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन आप ही के पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। शमशेर सिंह गागी जो है वो कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है, जब से सैलजा जी ने आया है तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल, ये बात तो आपके विधायक ही कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं? हमने तो नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं करी। नेतृत्व बिल्कुल ठीक है, संगठन मजबूत है, संगठन को और मजबूती देनी है। फिर संगठन को और मजबूत करने के लिए और संगठन को विस्तार के लिए सभी विधायक जो अपने अपने हलके से हैं, उनको संगठन को किस तरीके से विस्तार करना है, किसको एडजस्ट करना है, किसको कांग्रेस पार्टी में क्या जिम्मेवारी देनी है, तो उसी के लिए चर्चाएं चल रही हैं, सभी के सलाह मशवरे लिए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर फीडबैक लेके, क्योंकि ये बीजेपी तो है नहीं कि रातों रात कोई कानून ऊपर से लाके थोप दिया, रात को 12 बजे 9 बजे अनाउंसमेंट कर दी। ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और हर आदमी को अपनी बात रखकर, और छोटे से छोटे आदमी को जो लास्ट की लाइन में कतार में बैठा है उसको कैसे फायदा मिल सके, इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। प्रदीप जी, आपको लगता है क्या कि यही स्थिति है कांग्रेस और हरियाणा के कांग्रेस में? खास करके आपने राजस्थान कांग्रेस भी देख रहे हैं कि किस तरह से वहां खींचतान चल रही है, और उसके बाद उससे सटा हुआ हरियाणा में भी स्थिति आप देख ही रहे हैं, पंजाब के बारे में आप जान ही रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में मतभेद और मनभेद हर पार्टी में का एक दस्तूर है कि सब आगे बढ़ने के लिए, अपना ठीक करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को प्रमोट करने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहे संगठन की लड़ाई हो, चाहे सरकार में भी कई बार ऐसा होता है। जहां तक हरियाणा कांग्रेस की बात है, यहाँ जो लड़ाई है, हालांकि कांग्रेस में तरह तरह की लड़ाइयां हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं। हरियाणा कांग्रेस का एक अलग सा धरातल है। यहाँ पिछले चुनावों में या उससे काफी पहले भी हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनी, 2 बार सरकार बनी। उसके बाद भी इस चुनाव में भी हुड्डा के नेतृत्व में हुड्डा ने आला कमान को यह दिखाने की कोशिश की और दिखा भी दिया कि मैं अकेला ही बहुत कुछ कर सकता हूं। और वही सिलसिला देखिए, आप पिछली बार इनके अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे कार्यकाल में जितने साल भी वो रहे, अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाए, वो गुटबाजी की वजह से। वहां भी एक और वही काम शैलजा आने के बाद, अब ये बात ठीक है कि हुड्डा गुट ये चाहेगा कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग एडजस्ट किए जाएं, चाहे वो मनीष खटाना कुछ भी कहते रहे कि हम विस्तार की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। लड़ाई जिला अध्यक्ष को लेकर और संगठन के विस्तार को लेकर है।
कि वो अपने आदमी एडजस्ट कराने को लेकर है। ठीक। आज भी वही खेल खेला गया, पिछली बार भी अशोक तंवर के खिलाफ भी यही खेल खेला गया था कि सिर्फ टोवल हुआ था नहीं कि 12 के 12 एमएलए हर बार जाकर हाईकमान के पास बैठ जाते थे, मिलने का टाइम लेते थे। आज भी वेणुगोपाल से दोनों पक्ष बार बार मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऑल इज वेल तो कहीं भी नहीं है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सुदेश कटारिया प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, आपका भी सर स्वागत है। और संदीप गोयत एनएलओ का भी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सुदेश कटारिया जी, कैसा लग रहा है 2014 में आपने जिस कांग्रेस को हराया था, उस कांग्रेस ने 2019 में आपके पीछे पीछे तक पहुंच गई थी वो कांग्रेस, और अब उसमें जिस तरह से अंदरूनी जो चीजें चल रही है उस पर नजर तो आपकी भी होगी। नहीं देखो, इसमें तो हम कुछ नहीं कह रहे, इन्हीं के नेता कह रहे हैं। इनके विधायक बाहर आकर जब केसी वेणुगोपाल से मिलते हैं तो बाहर आके कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत मजबूत नेता है, मास लीडर है। इसका मतलब है प्रदेश अध्यक्ष को कमजोर बता रहे हैं। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो जो अशोक तंवर जी का कार्यकाल रहा, पूरा कार्यकाल ऐसा रहा, इन्होंने उसकी गर्दन तोड़ी, काली गलोच दी, उनको संगठन नहीं बनाने दिया गया। ये सब कुछ ओली वजह तो नहीं है, यही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। अगर मैं इससे पूर्व की बात करूं, 2004 में 67 सीट लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में 40, 2014 में 15, 2019 में 30। अरब से फर्श पे ले आए पार्टी को, उसके बाद भी उसको मास लीडर बता रहे हैं। कुमारी शैलजा को कमजोर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार की राजनीति। तो आपके नजर में कौन मजबूत लग रहा है? हुड्डा और शैलजा में आपके नजर में कौन मजबूत है? नहीं, ओहो, मजबूत तो है ही नहीं है। मजबूत तो इनके पैरों नीचे जमीन खिसक चुकी है, राजनीतिक जमीन बिल्कुल है ही नहीं इनके नीचे। अब मैं इनको क्या बताऊं कौन कमजोर और कौन मजबूत है। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे वर्ग और अनुसूचित वर्ग की अनदेखी हो रही है। चाहे मैं अशोक तंवर की बात करूं, चाहे मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, किसको कमजोर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे वर्ग को साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस करती थी और अपने प्रदेश अध्यक्ष को हजम नहीं कर पा रही है। इस प्रकार की राजनीति प्रदेश में करना चाहते हैं तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। अभी बीबी बत्रा जी ने कहा, उन्होंने कहा हम नहीं कह रहे हैं कि मजबूत संगठन होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है हुड्डा की, मास लीडर है, मजबूत लीडर है, इसका मतलब प्रदेश अध्यक्ष कमजोर है। और अगर संगठन विस्तार की कोई बात है तो प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर केसी वेणुगोपाल जी के पास जा रहे हैं, विवेक बंसल जी के पास जा रहे हैं। कैसी राजनीति और कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है? मेरे भाई, यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, ऊपर माँ बेटे नीचे बाप बेटे। ठीक है। और उससे सबसे लिया है पार्टी को, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सुदेश जी, हमारे पैरों नीचे जमीन नहीं है। ठीक है सुदेश जी। खटाना जी, मेरे भाई, बहुत तीखा हमला बोला इन्होंने आप। हाँ, बीजेपी को आज कांग्रेस में इतनी दिलचस्पी है, प्रदेश अध्यक्ष को कमजोर बता रहे हैं, हुड्डा साहब की जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप वैक्सीन की बात करो ना, आप वैक्सीनेशन की बात करो। आप कांग्रेस पार्टी की बात क्यों कर रहे हो? ये हमारा परिवार है, ये हमारा विषय है, हम देख लेंगे। और जहां तक आप हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं, तो विरोधा उपचुनाव में आपने देख लिया, पूरा शासन प्रशासन हमला आपने देख लिया, पब्लिक ने आपको नकार दिया। और जहां तक हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हो, 10 साल, अब मेरे बड़े भाई ने अभी बताया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव हुआ। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहे, और उसके बाद हुड्डा साहब के किए हुए कार्यों का फीता आज तक आपकी सरकार काट रही है। जो लोग मेट्रो का एक पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए, जो लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जो लोग वैक्सीनेशन देने में विफल रहे, वो आज हमारे मनीष जी आपको रोकना चाहेंगे। राज सिंह प्रवक्ता भी कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज सिंह जी, अभी मनीष खटाना ही बोल रहे थे, प्रवक्ता कांग्रेस के, आप ही के पक्ष की बात कर रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है कांग्रेस में, सब कुछ ठीक है? राज सिंह जी, देखिए खालिद जी, कांग्रेस का जन्म आंदोलन एवं संघर्ष के लंबे रास्ते पर चलकर हुआ है। आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद एवं स्वाभिमान के महत्व को समझते हुए लड़ी गई। कांग्रेस में आज तो आपके अपने ही घर में लड़ाई चल रही है। राय सिंह जी, आज तो आपके अपने ही घर में लड़ाई चल रही है, और घर की लड़ाई तो अब दिल्ली की दहलीज पर पहुंच गई है। अरे खाली जी, पहले आप बोल लीजिए, फिर आप मुझे मौका देंगे तभी तो बात रखूंगा ना मैं। नहीं, बात रखिए। आप आजादी की लड़ाई में चले गए, पहले अभी तुरंत की लड़ाई तो देखिए ना। सवाल करने से पहले कैसे उत्तर दे दूंगा आपको मैं? अरे सर, मेरी बात को मैंने वही तो आपसे पूछा है कि कांग्रेस में सब ठीक है ना, आप गुस्सा क्यों रहे?
अब मेरी बात तो सुनो ना। अब मैं जी बोलिए बोलिए, तो मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। राय सिंह जी बीजेपी बोलिए। के प्रवक्ता की भाषा आप समझो, वो करेंगे। जी बोलिए सर। कांग्रेस का जन्म आंदोलन एवं संघर्ष के लंबे रास्ते पर चलकर हुआ है। आजादी की लड़ाई राष्ट्रवाद एवं स्वाभिमान के महत्व को समझते लड़ी गई। कांग्रेस में सामूहिक चिंतन का एक ऐसा प्रयास सदा रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सार्थक एवं स्पष्ट विचारों की जगह मजबूती से व्यक्त की जा सकती है। हरियाणा प्रदेश में जो आप बार बार मीडिया में कांग्रेस की कलह को लेकर बातें कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर सबको विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार है। हम अपनी बात को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर सदैव कहते आए हैं। उसी की कड़ी में कांग्रेस के विधायकों ने अपने हमारे हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल जी और दूसरे सभी नेताओं से बात की है। हमारा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के एक ऐसा परिवार है जहां पर चिंतन मंथन और विचारों के साथ इस भ्रष्ट और अत्याचारी सरकार, ये चिंतन मंथन और विचार अभी शुरू हुआ है कुछ दिनों से, पंचायत चुनाव से पहले 22 विधायक जाके 20 विधायक जाके हुड्डा के आवास पर रुकते हैं, वहां मिलते हैं और चिंतन मंथन अभी शुरू हो रहा है। खाली जी सब कुछ ठीक है ना, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। साहब कोई भाजपा के नेता नहीं है। खाली जी हुड्डा साहब कोई सरकार के अंग नहीं है। अच्छा, आप किधर हैं? हमारे कांग्रेस के सम्मानित राय सिंह जी आप किधर हैं? दल के अध्यक्ष हैं। राय सिंह जी आप किधर हैं? नेता के साथ विधायकों की साथ बात होती है। राय सिंह जी आप किधर हैं? मैं कांग्रेस शैलजा जी के साथ हैं या हुड्डा जी के साथ हैं? कांग्रेस के साथ हूँ। हरियाणा प्रदेश जनहित के मुद्दे। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। खाली जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे विधायक दल के नेता हैं। मैं उन सभी सम्मानित नेताओं के साथ हूं जो कांग्रेस के जन की लड़ाई इस अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता आज कांग्रेस की विचारधारा मतलब आप न शैलजा के साथ हैं, न हुड्डा के साथ हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। मैं आदरणीय हमारे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, कि राहुल गांधी जी, हरियाणा प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, मैं उन सबके साथ हूँ। उनकी विचारधारा को लेकर बैठे हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनीष खटाना जी आप किधर हैं? हमने दो प्रवक्ताओं को इसीलिए बुलाया है ताकि थोड़ा यह भी पता चल जाए कि क्या सच में सब कुछ ऑल इज वेल है या कुछ चल रहा है। मनीष जी जल्दी से, मुझे संदीप गोयल जी के पास भी जाना है। आपको भाई ने, राज सिंह ने बताया, हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे मन में है, हमारे कण में, हमारे खून के हर कतरे में कांग्रेस पार्टी ने 36 बिरादरी का सम्मान किया है। 36 बिरादरी को साथ लेके देश के विकास और प्रगति के लिए काम किया है, भाईचारे के लिए काम किया है। तो हमारे को गुटों में ना बांटकर आप इस तरीके से इस जो भाषा शब्दावली यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अनुचित है, वो कहीं से उचित नहीं है। नहीं, और ये जरूर जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, जो स्थिति दिल्ली तक पहुंच गई है, तो आप समझ सकते हैं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। प्रदेश की जनता भी जान रही है और आप भी जान रहे, बता नहीं रहे। खैर सर, आप मेरे साथ बने रहिए जरा। संदीप गोयल जी प्रवक्ता एनएलओ के बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, आपको क्या लगता है, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ गए हैं, आपको भी अब जिस तरह से कांग्रेस में खींचतान चल रही है, जो इनेलो है वो किधर देखती है इस लड़ाई के बीच में, क्योंकि लगभग वोटों का आधार एक ही है। देखिए खालिद जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है, जो कांग्रेस पार्टी एक गुटबाजी का पर्यायवाची बन चुकी है, वो आपके टीवी चैनल के ऊपर भी दिखाई दिया जब कांग्रेस के दो प्रवक्ता ही अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए आए कि इनको विश्वास नहीं है कि एक गुट का प्रवक्ता किस प्रकार से रखेगा। और वो गुटबाजी आज पूरा हरियाणा का नागरिक आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। रही बात चौटाला साहब की बाहर की रिहाई आने के बाद प्रदेश के समीकरण पे हालात क्या होंगे और वो वोट बैंक किधर जाएगा, ये आपने भी देख लिया कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों का इस मीटिंग के अंदर, मंथन के अंदर 3 मुख्य बातों में, एक के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रिहाई भी रहा। बहाना तो इन्होंने कोरोना का बनाया है, क्योंकि कोरोना आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई रहा नहीं, बड़े मुश्किल से 50 केस डेली आते हैं। किसान आंदोलन का इसलिए आड़ ले रहे हैं कि इनसे खुद पूछें कि आपने किसान आंदोलन के लिए क्या किया।
आपने कितने किसानों के लिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज दी, कितना उनको रहने का, रुकने का, उनके समर्थन में उतरने का, कितनी आपने कोई ट्रैक्टर यात्रा की, या आपके किसी विधायक ने किसानों के समर्थन में आकर विधानसभा से इस्तीफा दिया हो। अगर इनकी बात को भी रख लें कि केंद्र के बनाए हुए कानून है, तो इनके दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद हैं, कम से कम वो तो राज्यसभा से इस्तीफा देकर किसानों के हक में खड़े हो जाते। तो चौटाला साहब की रिहाई का असर तो इनको भी पता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाहर आने के बाद एक वो वोट बैंक जिनके दम पर ये दम भरते हैं कि 31 सीट भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में आई, वो 31 सीटें इनके दम पर नहीं आई थी। पिछले चुनाव में इनेलो की टूट के दौरान जो वोट बैंक बीजेपी को नहीं जाना चाहता था, वो मजबूरीवश कांग्रेस को वोट दे दिया कि ताकि हम बीजेपी को हरा सकें, बीजेपी को धूल चटा सकें। और इनेलो के वोट बैंक के ऊपर अगर ये दम भरे तो इनका वहम का कोई इलाज नहीं है। और आज एक प्रदेश की जनता भी देख रही है कि जिस समय जो कांग्रेस के 31 विधायक हैं, इन विधायकों को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसको किसान ने, मजदूर ने, गरीब ने, दलित ने, बेरोजगार ने, पिछड़ों ने, महिलाओं ने एक वोट इस उम्मीद के साथ दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जो कानून है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उनके खिलाफ वो एक विरोध जाहिर करें, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे सड़क के ऊपर हो। मैं गीता बुकल मैडम का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमें समय दे, उनको समय नहीं दिया जा रहा ताकि वो आंदोलन कर सके। मतलब ये किस प्रकार का राजनीति ये दिखा रहे हैं प्रदेश के अंदर। इन्हें खुद जब विधानसभा में इनको मुद्दा रखने के लिए विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, उस समय तो ये विधानसभा की समय की कटौती करवा कर सीबीआई के डर से भाजपा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। जरा मनीष जी से ले लेते हैं रिएक्शन आपके बातों का। ठीक है, बोलिए। मेरे भाई संदीप जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी टीवी चैनल पर बैठकर, तो मैं 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा जल्दी से। सबसे पहले जो आपने कहा कि हमारा वोट बैंक था, खिसक के चला गया, हुड्डा साहब 31 सीटें जीत के नहीं आए। हुड्डा साहब 40 सीटों से ऊपर ज्यादा जीतते। अगर कुछ बड़े बड़े चैनल अगर 80 पार और 83 पार ना दिखाते तो हमारी जो 31 सीटें हैं और जो 40 सीटें बीजेपी की, अगर डिफरेंस देखेंगे तो 4 से 5 हजार का डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। और अगर कुछ सीटें अगर उस समय अशोक तंवर जी की और जिस तरीके से जो गुटबाजी थी, जिसका हमें वास्तव में नुकसान हुआ, जो फीडबैक ऊपर दिया गया था, अगर हुड्डा साहब को नेतृत्व अगर थोड़ा सा और पहले दे दिया होता और कमान पहले दे होती, तो आज हरियाणा में सरकार हुड्डा साहब की सरकार होती। जो लोगों ने 10 साल यहाँ भाईचारा, अमन, शांति और विकास देखा, वो लोग आज उसकी उम्मीद कर रहे हैं। आज आप हुड्डा साहब को क्यों घेर रहे हो? इनको डर है हुड्डा साहब से। दीपेंद्र हुड्डा जी की आप बात कर रहे हो कि वो कभी किसान के धरने पे गए या सांसद जी इस्तीफा दो, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर हरियाणा में किसान आंदोलन पर अगर प्रत्येक दिन अगर कोई सांसद महोदय गया है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा गया है। अगर मोदी जी से राज्यसभा में खड़े होकर किसी अगर सांसद ने सवाल पूछे हैं तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल पूछे हैं। और अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई किसानों के साथ खड़ा हुआ है तो सबसे पहले वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा हुआ है। और आप गूगल पे जाके देख लेना, लीजिए, आप आरोप लगाते रहे हैं ना, अब इन्होंने कह दिया, अब जवाब दीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी जी से सवाल पूछे हैं और आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा कहते हैं कि आप मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना कहकर फार्मर चीफ मिनिस्टर कहो। किसानों के लिए अगर किसी मुख्यमंत्री ने काम करा है हरियाणा प्रदेश में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप 31 सीटों की बात कर रहे हो, 31 में हम 51 भी जीतेंगे और 71 भी जीतेंगे, क्योंकि हमने भाईचारे को बनाया है, हमने विकास के लिए काम करा है। हम किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी को लेकर या किसी और चीज को लेकर राजनीति नहीं करते। हरियाणा की जनता के लिए राजनीति करी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और वो ही करेंगे। ठीक है सुदेश जी, भाई मेरे को उत्तर दूंगा मैं इनकी बात का। पहले सुदेश जी जवाब दे दें। खालिद जी, राज सिंह जी ने बात करी लोकतंत्र की। कौन से लोकतंत्र की बात की जो अपने प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ के उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं होने देते हैं और 5 साल तक। सुदेश जी हम आप ही से जवाब लेंगे। हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मनीष जी और सुदेश जी, हम आप ही से आके जवाब लेंगे। लेकिन लगातार ये तो सवाल बन रहा है ना कि आखिर सब कुछ ठीक रहता तो दिल्ली तक तो ये लड़ाई नहीं आती जिस तरह से दिल्ली तक ये लड़ाई पहुंची है। हम लगातार कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। सुदेश कटारिया जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। अनुसूचित वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ के उसके एफआईआर तक लोग नहीं देना, क्या ये लोकतंत्र है? आज एक महिला, अनुसूचित वर्ग की महिला, उसका नेतृत्व इनको पसंद नहीं है, उसको हटाने पे आतुर हो रहे हैं सारे विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिलकर, यही लोकतंत्र है?
अब इन्होंने खून की बात की, हमारे रगों में ये खून दौड़ रहा है। आपने खून की बात नहीं की, डीएनए की बात में कुमारी शैलजा ने की, मेरी रगों में तो कांग्रेस का खून है, दूसरे के में कम होगा। हम नहीं कह रहे, इनके नेता कह रहे हैं। तो खाली जी इनकी करनी और कथनी में अंतर है। इस प्रकार से जिस प्रकार से अनुसूचित वर्ग की प्रदेश अध्यक्ष इनको हजम नहीं हो रही है, अनुसूचित वर्ग का क्या भला करेंगे? ये लोग वो लोग हैं जो अनुसूचित वर्ग की अगर हम बात करें तो चाहे अशोक तंवर की बात हो, चाहे कुमारी शैलजा की बात हो, इनको दलित वर्ग का नेतृत्व पसंद ही नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें, ये कह रहा है सब कुछ ठीक है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी के बनने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने भारी भरकम टीम खड़ी कर दी। बूथ करते लेकर एक प्रदेश कार्यकारिणी तक उन्होंने विस्तार किया और आज उस विस्तार का नतीजा ये है, आज ऐसी विकट और विषम परिस्थिति में जब प्रदेश कोरोना के काल से जूझ रहा था, तो हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के लिए कोरोना किट बांट रहा था। लेकिन कांग्रेस लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे थे, कोरोना किट बांटने की बजाय टूल किट के माध्यम से देश की साख को खराब कर रहे थे, सरकार को बदनाम कर रहे थे। अरे संगठन बना लेने दीजिए, मैं कह रहा हूँ दलित महिला को संगठन बना लेने दीजिए और दलित वर्ग को हजम करना सीखिए। प्रदेश की जनता ने तुम्हारे ख्याल से तुम क्या कर रहे हो? मतलब आप कोरोना किट बांट रहे थे, आपको शर्म आनी चाहिए। लोग ढूंढ रहे थे बीजेपी के नेताओं को, ये कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। अगर हरियाणा में कोरोना काल में किसी व्यक्ति ने काम कराया तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम कराया है। आप जाके बूथों पे देखिए कितने लोगों को ऑक्सीजन दिया, कितने लोगों को बेड दिलवाया। अगर 24 घंटे किसी का फोन ऑन हुआ कोरोना काल में तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए। अब ऐसे काल में भी आप राजनीति की बात कर रहे हैं। अरे झूठ और जुमलों से कब निकल कर बाहर आओगे? आपका कार्यकर्ता बूथ कर दिया, आपके मंत्री और एमएलए लोगों ने पोस्टर लगा के ढूंढ रहे थे कि मेंबर पार्लियामेंट कहाँ है, आपके एमएलए कहाँ है, आपके काउंसिलर कहाँ है। ये झूठ की जो किताब है, ये भारतीय जनता पार्टी सबको फ्री में देती है, पैसे लेती है आपसे। कोरोना काल की बात कर रहे हैं। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर आप कहीं भी अगर सर्च करेंगे तो एक ही व्यक्ति ने लोगों की जितना उम्मीद हो सका और जितना टीम निकलने ने काम किया, इसकी हर मीडिया ने, सोशल मीडिया पर सबने तारीफ करी है। यहाँ पर नेतागिरी चमकाने का विषय नहीं है। ठीक है, अगर आप ठीक है, नहीं कर सकते, ठीक है सर, आप लोग जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये मुद्दा आज का कुछ और है। कांग्रेस की आंतरिक कला की बात हो रही है और आप लोग चले गए कोरोना में। खैर, प्रदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर प्लीज, प्रदीप जी भी बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रदीप जी, आपने हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखा होगा। अभी मनीष जी ने कहा कि अगर पिछले चुनाव के समय अगर कुछ दिन पहले दे दिया गया होता ये कमान अगर हुड्डा जी को, तो हो सकता था कि इनकी सरकार बन जाती। क्या आप सहमत हैं? देखिए, बात उसकी नहीं होती। उन्होंने तो मीडिया चैनलों पे भी आरोप लगाया कि अगर मीडिया चैनलों से ही सरकार बनती है तो राजनीतिक दल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। काय को राजनीतिक दल बनाए जाते ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत कुछ 1-8%, कुछ आधा % या 0 कुछ समथिंग % कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। रही बात अंदर देखिए, रही बात गुटबाजी की, हमारा विषय आज का ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अब हमारे कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक प्रवक्ता ने तो कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ जो प्रदेश में जो भी कुछ किया, हुड्डा गुट ने किया या दीपेंद्र गुट ने किया या टीम दीपेंद्र ने किया, उन्होंने शायद ही अपने वक्तव्य में कितने कामकाज गिनवाए, शायद ही कांग्रेस शब्द का कोई नाम। आप रिवाइंड करके चला के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कैसे कहेंगे कि आप गुटबाजी से अछूते हैं? रही बात ये कि जो चीजें लोगों को सामने दिखाई दे रही हैं, ये बात ठीक है। एक पॉइंट उन्होंने इतना बढ़िया कहा कि पिछले बार भी अगर गुटबाजी नहीं होती, तंवर गुट नहीं होता। ये खुद माना है, खुद कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी माना है 2 मिनट पहले ही, कि अगर तंवर गुट ने साथ दिया होता तो स्थिति ये नहीं होती। यानी कि मान रहे हैं पिछला तो था, ये वाला भी आगे मानेंगे, अभी नहीं मान रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑल इज वेल बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता या कोई सेंटर का कोई अधिकारी आकर ये कहे बाहर कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, तो आप मान लीजिए कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। जिस तरह से अभी प्रदीप जी ने कहा
लेकिन आपने तो कांग्रेस को बहुत करीब से देखा होगा ना, जरा पूरा अगर इतिहास अगर हम देखते हैं करीब करीब, अब देखें इसमें कई बड़े नेता हैं, या आप रणदीप सुरजेवाला की बात कर लें, शैलजा की बात कर लें, या फिर हुड्डा एक अपने आप में बहुत बड़े नाम है। तो ये जो गुट है, क्या लगता है इन सब गुट को समेट कर एक साथ लेकर चला जा सकता है? देखिए हम लोकतंत्र और प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखते हैं, हमारे देश में वो कायम है और सभी पार्टियां इसी मूल आधार पर चलती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत इंटरनल रूप से ऊपर नीचे हो ना चलती हो वो बात अलग है। देखिए 3 विषय हैं, संगठन और सत्ता। आप सत्ता में नहीं होते तो विपक्ष में होते हैं, ये मूल फैक्टर है राजनीति का और कुछ कोई खास भी नहीं है। अब विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गुट से हुआ, उपनेता भी उनके गुट से हुआ। अब दीपेंद्र, उसके बाद जब राज्यसभा की एक सीट खाली होती है तो क्योंकि उनका वर्चस्व है, उनके एमएलए थे, तो दीपेंद्र को वो सीट मिल गई। आज वो संगठन में भी ये चाहते हैं कि वही हो तो बाकी के नेता कहां जाएं। लड़ाई ये है कि बाकी के नेता कहां जाएं। आपने भी 2-3 नाम और भी गिनवाए कि उसमें कुलदीप बिश्नोई भी है, उसमें सुरजेवाला भी हैं, उसमें और नेता भी हैं। तो पार्टी और सेंट्रल आला कमान को सबको एक दिशा में साधकर और पार्टी को साधकर चलना होगा। अगर सारे ही एक तरफ चले जाएंगे, सारे ही पद एक तरफ और सारे ही वर्चस्व एक तरफ हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का नाम खत्म होके बार बार एक ठप्पा लग जाएगा कि हरियाणा में तो सिर्फ है तो एक ही दल, एक ही चीज है या एक ही। बिल्कुल। संदीप जी, कांग्रेस में जो आंतरिक कलह चल रही है उससे इनेलो कुछ अपने लिए फायदा देख रही है क्या? इनेलो कुछ फायदा हो सकता है क्या उसका? क्योंकि आपके पास एक सीट थी और वो भी आपने किसानों के नाम पे इस्तीफा दे दिया है। हमने किसानों के लिए अपनी विधायकी कुर्बान की है। हमें कांग्रेस की गुटबाजी के ऊपर भरोसा या उससे मिलने वाले नतीजे से हमें फायदे की तरफ हम नहीं ध्यान हमारा ध्यान ये है कि हम कैसे किस प्रकार किसानों के लिए उनके साथ हरदम खड़े रहें, चाहे उनको किसी प्रकार की सुविधाएं देनी, उनके कोई मुद्दा हमने उठाना हो, उनके लिए हमें चाहे चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज अभय सिंह चौटाला जी तक हमें जब भी मौका मिला हमने कुर्बानी देने का काम हमेशा किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं देखते। और 2 बातें आपने बड़ी चर्चाएं दौरान निकल कर आई थी कि इस गुटबाजी का क्या संदेश है। आप कांग्रेस के इतिहास को देखिए, आप जिस भी मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को राजनीति में चमकाने की कोशिश की, वो चाहे भगवत दयाल शर्मा जी हो, चाहे वो बनारसी दास गुप्ता जी हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, अपने बेटे को राजनीति में कांग्रेस के अंदर वर्चस्व बरकरार रखने के लिए अति महत्वाकांक्षा के तहत कांग्रेस को कम से कम 4 बार तोड़ा इन्होंने। ये एक बार नहीं टूट है। कांग्रेस तो गुटबाजी का पर्यायवाची है। तो जैसे केंद्र के अंदर सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को स्टेब्लिश करने के लिए बड़ी बड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को खुले लाइन बना दिया और वो G23 का एक ग्रुप बन गया, ऐसे ही प्रदेश के अंदर भूपेंद्र हुड्डा जो अपने राजनीतिक जमीन खिसियाती हुई, क्योंकि इनके केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है, फिर दीपेंद्र हुड्डा को मजबूती से स्टेब्लिश करने के चक्कर में कांग्रेस को तोड़कर प्रदेश के अंदर एक नई पार्टी बनाने की प्रतिज्ञा फिर रखेंगे, जो चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल ने लिखी। आज ये 21 विधायकों का दम भरते हैं। कभी चौधरी भजनलाल भी 45 विधायकों का दम भरते थे जब कांग्रेस के साथ 67 विधायक आए थे 2005 में, और मात्र आखिरी में 2 विधायक उनके साथ रह गए थे, बाकी किसी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी। यही हाल भूपेंद्र हुड्डा का होना है। अब बेटे को राजनीति में अति महत्वाकांक्षा को लेकर कांग्रेस को तोड़ेगी। लेकिन सर, बेटे को तो राजनीति में और लोग भी स्थापित कर रहे हैं, आपके यहाँ भी कुछ यही स्थिति है? हाल ही की एक उत्तर इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो गुणगान हुड्डा का किया, दीपेंद्र हुड्डा किया, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि कोरोना काल में किस किसान के लिए मंडियों का दौरा किया? जब किसान की फसल लूटी जाए फिर किस किसान के लिए आगे आए? और कोरोना काल के अंदर कौन से किसान आंदोलन में इन्होंने उपस्थिति दर्ज की? ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल खेलते हैं, क्योंकि राज्यसभा में जब सांसद चुनने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा। अगर बीजेपी प्रत्याशी राज्यसभा का दरवाजा भी नहीं देख पाते। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो उनको मालूम था ना उनके पास बहुमत नहीं है। जब बहुमत हमारे पास है, जीत एक तरफा है, तो प्रत्याशी उतार कर क्या करेंगे? और किसान आंदोलन में इन्हें कहाँ दिखाई देगी? तो इनके नेता ने आप कहाँ खड़े थे? कौन सी मंडियों का दौरा कर लिया आपने? किसानों के लिए विधानसभा में आपने अपनी आप कह रहे हो हमने सदस्यता रद्द कर दी, हमने विधायकी छोड़ दी, आपने कौन सी आवाज उठा ली चंडीगढ़ जाकर? किसानों के लिए कौन सा बिल पास करा लिया? पहले तो आप अपने
अपने घर, आप अपना घर नहीं संभाल पाए, एक ही परिवार की 2 पार्टियां कर दी, फिर आप अपने घर के खिलाफ लड़े। आज आप किसानों के हक की बात कर रहे हो। अगर आप वास्तव में किसानों के हितैषी होते तो जाकर विधानसभा में बात करते। और मैंने दीपेंद्र हुड्डा का गुणगान नहीं करा। दीपेंद्र हुड्डा का काम बोलता है, दीपेंद्र हुड्डा का काम बोलता है, भूपेंद्र हुड्डा का काम बोलता है। 10 साल हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, और हरियाणा में जो काम हुआ, हरियाणा मेडिकल हब के रूप में जाना गया, हरियाणा में जो विश्वविद्यालय खोले गए, हरियाणा में जो सड़कों का जाल बिछा, हरियाणा में 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ा गया, उस चीज के लिए आज हरियाणा जाना जाता है। हुड्डा साहब को इसलिए नहीं जाना जाता, हुड्डा साहब को काम के लिए जाना जाता है, छत्तीस बिरादरी के लिए जाना जाता है। और दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने जिस तरीके से छल कपट कर उनको चुनाव हराया, वो पूरे हरियाणा की जनता जानती है। दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित की जरूरत नहीं है, वो लोगों के दिलों में राज करता है। सुदेश जी, लोगों के लिए काम करा है। सुदेश जी, कोरोना काल में ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, बोलिए, हिंदुस्तान आप ही का इंतजार है, बहुत धैर्य से सुन रहे हैं कि वास्तव में अगर किसी नेता ने काम किया कोरोना काल में तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। ये गुणगान करने की बात नहीं है। अगर हमने अपने भाइयों को मदद करी तो इसमें अच्छी बात है। हमने इस्तीफा दे दिया भाई, आपने मणिपुर के इस्तीफा दे दिया, 40 एक सीट की दोबारा इलेक्शन। ठीक है मनीष जी, एक एक करके। हाँ सुदेश जी बोलिए, सुदेश जी बोलिए। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके। संदीप जी प्लीज, संदीप जी। ये तो भाजपा ने इनको सांसद बनवा दिया। ठीक है, आप उस पर जवाब दे रहे हैं ना सुदेश जी, सुन लीजिए। कल तक तो भाजपा आपके साथ में, कल हरियाणा में ठीक है मनीष जी, मनीष जी प्लीज। सुदेश राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में करी है, आपके लिए शर्म आनी चाहिए। आपको हिंदुस्तान सबसे बड़ा उत्पादक है ऑक्सीजन का, आपने ऑक्सीजन के लिए लोगों को दरों पे छोड़ दिया। ऑक्सीजन की बात बहुत किया है हमने मनीष जी, सवाल ये है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ चल क्या रहा है, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा क्राइम रेट में नंबर 1 है, आज हरियाणा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इस तरीके से आपने हरियाणा का भत्ता उठाया है, भाई को भाई से बनाया है, हरियाणा जानती है। इस तरीके से आप प्लीज एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके बोलिए प्लीज। दर्शकों के पास आवाज भी जानी चाहिए एक करके कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्लीज एक एक करके। सुदेश जी पहले अपनी बात पूरी कीजिए। खाली जी दोनों चोर मोसेरे भाई लफाजी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता का टाइम किल कर रहे हैं। प्रदेश की जनता दोनों दलों के बारे में जानती है, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की बात हो, बेरोजगार युवाओं के अधिकारों के हनन में जेल काट के आए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो आज तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साबित हुए, चाहे मानेसर लैंड डील घोटाला हो, लेकिन सुदेश जी पीछे लगाकर आपके पास है क्या? अरे भैया सीबीआई और ईडी के अलावा तो कुछ नहीं है ना। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दाग होता तो शायद इतना लंबा नहीं चलता। आज आपको डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, आज उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डर है। जिस तरीके से हमने बड़ौदा चुनाव जीता उसको डर है, जिस तरीके से हमने 36 सीटें जीत के आए उसको डर है। आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको सपने में नजर आता है। अरे भैया जिस तरीके से हरियाणा की जनता के साथ आपने जो खेल खेला है, जो हरियाणा को 4 बार चलाने का आपने काम करा, जो रोहतक के दंगे आपने करवाए, कहाँ गई वो रिपोर्ट? आपने तो नहीं बताई। किसानों को मुआवजे का क्या रहा? कोरोना काल में हॉस्पिटल का क्या रहा? कौन से 20,000 करोड़ मोदी जी ठीक है, ठीक है। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा जो मुद्दा है वो कांग्रेस में गुटबाजी है और आप लोग कहीं और जा रहे हैं। सुदेश जी मेरा सवाल ये है कि आप लोग को भी लगता है क्या कि अगर कमान अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिल गया तो बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, लगता है क्या आप लोगों को? मिला क्या नहीं, नेता प्रतिपक्ष बनाया, बेटे को राज्यसभा का सांसद बनाया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहिए क्या? मुख्यमंत्री तो प्रदेश की जनता बना सकते हो, प्रदेश की जनता बनाना नहीं है, प्रदेश की जनता ने मना। संदीप जी ठीक है, कांग्रेस ने दे दिया इनको, क्या चाहिए? अभी एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़े जो महिला और दलित वर्ग
के। अरे हमारा परिवार है, हम अपना परिवार मजबूत कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष बढ़िया काम कर लिया, आपको उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है संदीप जी, संदीप जी ज्यादा बात करने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है संदीप जी बात रखिए। देखिए खालिद जी, जिस प्रकार भाजपा के साथ ही देखिए खालिद जी, जिस प्रकार भाजपा के साथ ही चोर चोर मुझे भाई का नारा लगा रही है, खुद अपने गिरेबान में जाके किस प्रकार आपने राज्यसभा में स्याही कांड करके सुभाष चंद्रा को सांसद बनवाया, किस प्रकार आपने टीसी गुप्ता को I2 सर्विस कमीशन का चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर बनाया, किस प्रकार आपने दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार खड़ा ना करके उनको राज्यसभा में भिजवाया। तो आप वो चोर चोर मोशेरे भाई, ये तो आपका और उनका एक हाथ मिला हुआ है। वो आपके प्रधानमंत्री से चोरी छुपे मिलते हैं, वो आप उनसे मिलते हैं, ये आपके साथ CBI के अंदर से वो आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। आप उनको जब कहते हो कि आपने विधानसभा में ज्यादा समय नहीं लगा, वो आपने फिर मान जाते हैं। आप जब कहते हो कि आपने विधानसभा की कार्रवाई में कई मुद्दे हटाने तुरंत हटवा देते हैं, उनकी तरफ से कोई से ऐसी बात नहीं आती। सरकार को गिरवेगा काम करें और चोर मुझे भाई तो आप हैं, आप अपने गिरेबान में जाके, क्योंकि आपके सारे नेताओं की मंडली भारतीय की कांग्रेस के साथ एक मिली भगत है। आपकी एक G23 के जो नेता हैं, कपिल सिब्बल हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी हैं, उनके नेताओं के साथ भाजपा की उठ बैठ अच्छी साफ दिखाई दे रही है। आप उनके साथ तो आपकी मदद के बगैर दीपेंद्र हुड्डा सांसद थोड़ी नहीं बन पाते, लोगों ने तो उन्हें हरा दिया था। आपकी वजह से ही केवल ऐसी सिचुएशन बनी। ठीक है कांग्रेस के साथ मिलकर सुभाष चंद्रा को सांसद ठीक है बनवा लिया, ठीक है, यानी विरोधियों को भी लग रहा है कि अगर हुड्डा को कमान मिलेगा तो मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन प्रदीप जी ये जानना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है प्लीज जरा प्रदीप जी को भी बोलने दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है प्लीज। ठीक है संदीप जी आपकी बात सुन ली प्लीज। किसानों के काले कानून बनवाने में रहा, पहले वही लोग पैरवी करते थे, आज वही बीजेपी पैरवी करती है, पहले कांग्रेस पैरवी करती थी इन काले कानूनों की। ये दोनों चोर चोर मोसेरे। ठीक है कृषि कानून पे बात करेंगे ना, उस दिन सर आपको बुलाएंगे। आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा गुटबाजी को लेकर है। अरे अपनी गिरवान में जाकर देखिए, खाली जी इनको बताइए, अगर कोई पंचायत में आप लोग मुद्दे को ना जब बात होगी गुटबाजी की तब बात करेंगे, किसान आंदोलन की जब बात होगी किसान आंदोलन की तब बात करेंगे गुटबाजी की, जब बात होगी विकास की तो आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे। ऐसे नहीं, जो जिस दिशा पे बात हो रही है ना उसी पे आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है, चाहे बीजेपी हो चाहे इनेलो चाहे कोई भी पार्टी हो, आज इनका अगर कोई डर का कारण है, कोई डर है तो इनको हरियाणा में सिर्फ एक व्यक्ति से डर है, उसका नाम ठीक है प्रदीप जी ठीक है प्रदीप जी ये समझना चाहते हैं पूरी कांग्रेस देखिए, जब 2014 की बाद वाली जो कांग्रेस है, चाहे सेंट्रल में हो या फिर राज्यों में जो कांग्रेस की हालत हो, आपसे छुपी नहीं होती क्या हालात है सर। प्लीज सुदेश जी और संदीप जी प्लीज जरा चुप हो जाइए। खुद मानते हैं इन बातों को। प्रदीप जी को भी तो बोलने दीजिए, आप ही लोग अपनी बात रखे जा रहे हैं और जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस पर तो करते नहीं, आप लोग इधर से उधर मुद्दे को भटका देते हैं। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आप चाहे सेंट्रल कांग्रेस की बात करें, जहां उस तरह से अभी G23 की उन्होंने बात की, या फिर अब हरियाणा में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, राजस्थान में देख रहे हैं, अगर इसी तरह से कांग्रेस आपस में ही लड़ती रहेगी तो चुनाव क्या लड़ेगी? पंचायत चुनाव से पहले ये जिस तरह के मामला आया, इन्होंने खुद माना है कि अगर नेतृत्व हुड्डा के हाथ में होता 2019 वाला तो इनको फायदा होता। अब इनको क्या लग रहा है कि पंचायत चुनाव है इसलिए नेतृत्व इनको मिलना चाहिए ताकि ये जिला परिषद और पंचायत के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, या कुछ और बात है? नहीं देखिए खालिद, मैंने शुरुआत में भी ये कहा था कि जिस गुटबाजी हर एक पार्टी में होती है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, हर आदमी अपने कार्यकर्ता को आगे ले जाने की कोशिश करता है और अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है। यही कांग्रेस में अभी चलता आया है, क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस में सरकार थी उस वक्त तो हुड्डा का वर्चस्व था, 10 साल वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सरकार चलाई। रही बात ये कि अब जब विपक्ष में आने के बाद संगठन की बारी आई तो उनको लगा कि वो उनकी पकड़ खासकर कांग्रेस के नाम पर या कांग्रेस पार्टी में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हरियाणा में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
मैं नहीं मानता कि ये मेरा विचार नहीं है, उनका ये शायद कहीं ना कहीं ये मानना है कि संगठन पर भी उनकी ही पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से एक सांसद भेजना था, राज्यसभा में मेंबर भेजना था, तो दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा हारे हुए एमपी थे, चुनाव में उनको टिकट मिली थी, वो भी हारे थे। शायद कोई दूसरी पार्टी होती तो ऐसा ना करती, लेकिन कितनी वोट से भूपेंद्र बात हार होती है, चाहे वो 1 वोट से हारा जाए। बिल्कुल। और सुनिए, नहीं, और आपने भी जो पिछली हर नेता को यही लगता है, आपने भी हर नेता को यही लगता है, उसके थी, प्रवक्ता को भी लगता है, उसके समर्थक को भी लगता है कि हराया गया है, लेकिन चुनाव हुआ, सबके सामने हुआ, रिजल्ट सबके सामने है। खैर वो बात, लेकिन आप आगे बात। अब जो मेन मुद्दा है वो संगठन को लेकर है। संगठन को लेकर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत करनी, हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी मजबूत करनी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद सपने में भी ये उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो 30 और 31 के आसपास चले जाएंगे। ठीक, तो अगर वो रणनीति उस वक्त उन्होंने पहले बनाई होती तो वो ये 31 का आंकड़ा कहीं आसपास होता बीजेपी के, और सरकार के दौड़ में वो भी होते। अब उनको ये लगता है कि धीरे धीरे संगठन पे और पूरे प्रदेश पर पकड़ बनाई जाए, खासकर गिनती के 2-4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, क्योंकि उनकी ज्यादातर सीट एक पर्टिकुलर एरिया की सीट्स हैं, उनको छोड़कर क्यों ना अपना प्रभाव पूरे प्रदेश में बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में वो अपना वर्चस्व दिखा सके। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता कि 8 साल में आपके पास संगठन नहीं है बढ़िया से, 8 साल हो गया, जिला अध्यक्ष नहीं है बहुत जगहों पे, तो कैसे आप चुनाव लड़ पाएंगे? या तो आपने तो बीजेपी के गुस्सा का, जो लोगों का गुस्सा था, उसका फायदा आपको मिला, आपने संगठन ही नहीं मजबूत कर पाए आप लोग। जब भी संगठन मजबूती की बात होती है तो दौड़ दिल्ली तक लगने लगती है। देखिए, जो पिछला जो 5 साल था, वो वास्तव में जो अशोक तंवर जी का कार्यकाल रहा, उसमें उसके बाद तो कुमारी शैलजा जी आ गई, तब तो बनना चाहिए था ना संगठन। उसमें बहुत नुकसान हुआ, और आज उसी का खामियाजा है कि आज सरकार में हम नहीं है। अगर शायद संगठन बन जाता है, आपसी तालमेल हो जाता है, जिस तरीके से ऊपर शीर्ष नेतृत्व को बरगलाया जा रहा था बार बार, तो कमान जो हुड्डा साहब को जो लेट मिली, उसका खामियाजा और नुकसान हमारे को उठाना पड़ा। और तो आप चाहते हैं कि हुड्डा जी को ही कमान मिले? नहीं, कमान, यहाँ कमान की बात ही नहीं हो रही है। हमने 31 सीटें हुड्डा साहब के नेतृत्व में जीत कर आए, और लगभग हम और 10 सीटों के आसपास थे। कोई हम 500 से हारे हैं, कोई 700 से हारे हैं, तो कोई ज्यादा मार्जिन नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता कि वोट समीकरण के लिए हर तबके को साधना जरूरी है? नहीं, हुड्डा साहब के साथ हर तबका है, कौन सा तबका नहीं है? आप बताइए, चाहे ब्राह्मण की बात करें, चाहे वैश्य की बात करें, चाहे शूद्र की बात करें। मनीष से पूछना चाहूंगा कि ये सब तबका हुड्डा साहब के साथ है या कांग्रेस के साथ है? पहले पे वो स्थिति क्या हुड्डा साहब बीजेपी में राजनीतिक, हमारे नूरुल्लाह साहब बहुत हमारे बड़े भाई हैं। आप मुझे एक क्लियर बता दो, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस बड़ी है या हुड्डा साहब बड़े? बड़ा छोटे का सवाल ही नहीं है। जहां हुड्डा साहब है वहां कांग्रेस है। अब अगर मनीष खटाना है तो मनीष खटाना थोड़ी है, तो कांग्रेस ही है। तो आप उसको क्यों अलग, आप उसको ऐसे क्यों तोड़ मरोड़ कर रहे हो? मैं नहीं तोड़ रहा। अगर हुड्डा साहब खड़े हैं तो इसका मतलब कांग्रेस का सिंबल खड़ा है। आपको नहीं लग रहा कि इस गुटबाजी का जो घाटा है आपको पंचायत चुनाव में उठाना पड़ेगा? देखिए मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस गुटबाजी का फायदा आपको पंचायत चुनाव में उठाना पड़ेगा? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कुछ तो चल रहा है ना सर। ये ऊपर से आके कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, हम मिलने आए थे, लेकिन मिलने आए थे तो आप सिर्फ एक पार्टिकुलर आदमी की आवाज पर क्यों गए? संगठन को मजबूती को लेकर, संगठन के विस्तार को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर अगर कोई मंथन करना चाह रहा है, अगर विधायक अपने शीर्ष नेतृत्व के पास जा रहे हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्या हो रहा है, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। विपक्ष के पेट में दर्द यूं हो रहा है कि अगर विधायकों के साथ आप प्रदेश अध्यक्ष को भी साथ ले, मतलब अगर हुड्डा साहब अगर घर के अंदर घुस रहे, कार में बैठ रहे हैं तो भी इनकी निगरानी है। हुड्डा साहब अगर पार्क में जा रहे हैं तो भी इनकी सीबीआई ईडी पीछे है। मतलब आप अपनी हरियाणा की जनता के ऊपर ध्यान रखें, आप प्रति व्यक्ति आय और निवेश पे ध्यान रखें। हुड्डा साहब अपना काम चला लेंगे। आप हुड्डा साहब के पीछे इतना ध्यान, जितनी ताकत आप हुड्डा साहब के पीछे लगा रहे हो, अगर इससे आधी ताकत आप हरियाणा की जनता के भविष्य के लिए लगाएंगे तो शायद हरियाणा का जनता का जो भविष्य है और सुनहरा हो जाएगा। सुदेश जी, लास्ट कमेंट। सुदेश जी, जल्दी से। इनकी बात को करेक्ट कर देता है। उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई पीछे लगी रहती है। ईडी और सीबीआई ने तो जो पीछे लगने का कारण भ्रष्टाचार का है, जिनको जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, बार बार जो चक्कर लगाते हैं, बार बार वो तारीफ भुगतने जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में तारीफ भुगतने जाते हैं। चलिए, ठीक है सर। नंबर 2 बात, इन्होंने 5 बार कहा
हुडा कांग्रेस। आज भूपेंद्र सिंह हुडा आतुर है कि कब मुझे अलग थलग किया जाए, कब मैं नई पार्टी बनाऊं। अगर संगठन की चलिए प्रदीप जी, आपको भी लगता है क्या ऐसा? ठीक है सर, प्रदीप जी आपको भी लगता है क्या? सुदेश जी पंडित जी है या प्रवक्ता है बीजेपी? मनीष जी बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। इनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इनके पास 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज ये खा गए। बताओ अगर हरियाणा में 20 रुपए किसी को मिले हो तो ठीक है। ऑक्सीजन आपने बेच खाई, हरियाणा की वैक्सीन आपने बेच खाई, मास्क घोटाला, दाल घोटाला, खनन घोटाला, ठीक है, घोटालों की सरकार है। वक्त की कमी है, ठीक है सर, वक्त की कमी है, इसलिए हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, वो विधायक हैं खास करके, जिस तरह से वो दिल्ली में जाके डेरा डाले हुए हैं और रोज कांग्रेस के महासचिव से लेकर और प्रभारी से बैठकों का दौर चल रहा है, ऐसे में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ये खिचड़ी क्या पक रही है, इसके लिए आपको भी इंतजार करना होगा और कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको भी इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में जो आला कमान है वो क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए